हेलो, आप सब कैसे हो। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाइयों बहनों को आपको स्वागत है ज्ञान की ज्योति चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का कृतिका भाग 2, जो 2026 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट बाय प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम हर रोज़ इसी चैनल पे लाते रहेंगे। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हुए पहले एक शायरी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक, चलो चलते हैं अब प्रश्न की ओर और देखते हैं और एक सुंदर सरल भाषा में उसे अध्ययन करते हैं। ठीक, कौन सा अध्याय का प्रश्न हम कर रहे हैं? माता का आंचल। ठीक, इसका लेखक कौन है? शिव पूजन साय। कौन है इसका लेखक? शिव पूजन साय। लेखक के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक ने, तो क्या है लेखक के जीवन परिचय में? शिव पूजन साय आधुनिक हिंदी साहित्य प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, निबंध और सांप्रदायिक पत्रकार थे। वे हिंदी साहित्य में शुद्ध, सरल, सहज भाषा के प्रयोग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, भारतीय संस्कृति और सामाजिक अर्थार्थ का सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक, क्या बोला? विश्व शिव पूजन साय आधुनिक हिंदी का क्या है? सिद्ध प्रसिद्ध लेखक है। ठीक, शिव पूजन जन्म कहाँ हुआ था? शिव पूजन शाह का जन्म 9 अगस्त 1893 को युधियनी यारा जिला बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? जो शिव पूजन साय लेखक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? आरा जिला बिहार में हुआ था। इसका परिवार एवं शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका परिवार क्या कैसे था? तो उनका परिवार सामान्य मध्य वर्ग था। मतलब क्या? जो शिव पूजन साय का परिवार न ज़्यादा अमीर था न ज़्यादा गरीब था। ठीक, मध्यम वर्गीय क्या था। ठीक, तो दूसरा नंबर पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा गांव से तथा आगे की पढ़ाई आरा पटना में हुई। क्या बोला? इसका जो शिक्षा हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से। ठीक, पढ़ाई आरा और पटना से हुई। ठीक, इन्होंने बचपन में साहित्य, भाषा और लेखन में रुचि थी। देखो, इसका बचपन से ही इसका भाषा और लेखन में क्या था? रुचि थी। ठीक, इसका लेखन और कार्य को पढ़ते हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, जीवनी, संप्रदान, हर विद्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब क्या? इसका जो लेखन कार्य था उसमें किसने किसने? उन्होंने कहानी में, उपन्यास में, निबंध में, संस्मरण में और जीवनी में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, इनकी भाषा स्वाभाविक, व्यंजनपूर्ण और सरल होती थी, जो पाठकों को आसानी से प्रभावित करती थी। मतलब जो इसका भाषा था सरल भाषा था। ठीक, इसकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लेते हैं। देवरानी जेठानी, इसका क्या है? प्रमुख रचनाएं देवरानी जेठानी। और दूसरा है विसर्जन। और तीसरा है ग्राम जीवन के चित्र। क्या है तीसरा? ग्राम जीवन के चित्र। और चौथा है उम्र और उमंग। क्या है चौथा? उम्र और उमंग। ठीक, पांचवा है मेरे जीवन की झांकी। पांचवा क्या है? मेरे जीवन की झांकी। और छठा है बिहार का पर्यटन। बिहार का पर्यटन। ठीक, इसका सामान्य पढ़ लेते हैं, जो इसको सम्मान मिला। क्या है इसको सम्मान मिला? हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के कारण इन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ। मतलब जो इसके हिंदी में साहित्य और योगदान में क्या हुआ? इसको पुरस्कार मिले। वे अपने समय के श्रेष्ठ गद्यकार माने जाते थे। ठीक, वे अपने समय में, जब उसका समय था, जब वह जीवित थे, उसमें इसको गद्यकार माने जाते थे। इनका मृत्यु कब हो गया? शिव पूजन साय का मृत्यु 21 जनवरी 1963 को हुआ। देखो, शिव पूजन साय का मृत्यु कब हो गया? 21 जनवरी 1963 को। ठीक, चलो अब हम प्रश्न
और उत्तर करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, जब लेखक विपदा के समय में वह अपने पिता से ज़्यादा प्रेम था, तब पर भी विपदा के समय कहाँ गई? अपने माँ की शरण लेता है। वही आपको बोल रहा है, जब आप कविता को पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक ना। देखो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह बात सच है कि बच्चे लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। देखो, हमने क्या बोला? देखो, बच्चा जो लेखक था वो अपना पिता से अधिक लगाव था, तब पर भी विपदा के समय कहाँ गई? माँ के शरण में। क्यों गया? उसी के बारे में पढ़ते हैं। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसे व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय में, देखो, परंतु विपदा के समय में अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। जब भी कभी भी हमें भी विपदा आती है तो उसमें क्या? स्नेह ममता की आवश्यकता होती है। इसीलिए भोलानाथ ने अपनी माँ की गोद चुना और अपने आप को सुरक्षित समझा। देखो, जब भी विपदा के समय हम घबराहट हो जाता है तो हम क्या? एक ऐसे स्थान को चुनते हैं जहाँ हमें क्या? सुरक्षित महसूस हो सके, ममता की महसूस हो सके, ठीक। तो भोलानाथ क्या चुना? लेखक क्या चुना? अपनी माँ की गोद, ठीक। चलो 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखो, 2 नंबर प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो उत्तर क्या है? बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र की साथियों, देखो, जब बच्चों की स्वाभाविक की आदत अपनी उम्र के साथियों के साथ खेलने में रुचि रखता है। देखो, हम लोग भी अपने उम्र के साथियों से, अपने दोस्तों के साथ खेलने में रुचि रखते हैं। आप बोल देगा कि बुढ़ा संग खेलो तो नहीं होगा, इसीलिए अपने साथियों की उम्र के साथियों के साथ खेलने में अच्छा लगता है। अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की खेल उड़दंग करना, अपने मित्रों को मजाक करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। देखो, हम लोग भी क्या होता है, जब कभी खेलने जाते हैं, अगर अकेले बैठ जाते हैं और मेरा दोस्त सब खेलता है तो हम भी क्या करते हैं? उसी के साथ खेलने लगते हैं। तो यही पता करना है, तो क्या बोला? यही पता करना कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। देखो, मजाक करते स्वयं को रोक नहीं पाता, और यही कारण क्या होता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता, मतलब ये भी अपने साथियों के साथ क्या करता है? खेलने लग जाता है, ठीक। चलो 3 नंबर पढ़ते हैं। तो 3 नंबर में प्रश्न में क्या है? आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदियाँ करते हैं। आपको आदि अपने खेलों के आदि से जुड़ी तुकबंदियाँ आदि हो तो लिखिए। मतलब क्या? जो लेखक भोलानाथ था वो अपनी खेल के किस समय में किसी न किसी प्रकार की मतलब तुकबंदियाँ, मतलब उड़धड़ करते रहता था, ठीक। अगर आपको आदि अपने खेलों की जोड़ी तुकबंदियाँ याद है तो लिखें। तो हम बोलते हैं यह उत्तर स्वयं करो, अपने आप से करो। मतलब क्या? देखो, अब हम हर बच्चा का डिसीजन थोड़ी ना ले सकते, उसका क्या रुचि है, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। इसीलिए अपना जिस पे रुचि है, जिस खेल के बारे में रुचि है, उसके बारे में लिखो। क्योंकि आप आजकल दुनिया बदलता है। पहले का खेल था मिट्टी का खिलौना, पत्ते तोड़ना, उसमें धूल खेलना। आजकल दुनिया क्या है? फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। इसीलिए अपने अपने रुचि को स्वयं लिखें, ठीक। तो 4 नंबर प्रश्न में है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है? मतलब देखो, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल से खेलने की सामग्री में किस प्रकार भिन्न है? मतलब जो भोलानाथ की साथी थे और आपका साथी
क्या खेलने की सामग्री अलग है। ठीक, तो इसका क्या है आंसर, भोलानाथ वे उसकी साथी खेल के सामग्री अपने खेल के आधार बनाते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़, पत्तियों, गली मिट्टी घर के समान आदि वस्तुएं थी जिनसे वे खेलते और वे खुश होते। देखो, भोलानाथ के साथी के पास खेलने का जुगाड़ क्या क्या था, बर्तन, पत्थर, पेड़ की पत्तियां, गोली मिट्टी, घर के सामने आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह क्या करते, खेलते थे और खुश भी रहते थे। ठीक, लेकिन आज के समय में क्या हो गया, देखो, लेकिन आज भोलानाथ के समय से स्वार्थ भिन्न खेल और खेल सामग्री है। आज के खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। देखो, स्वनिर्मित मतलब स्वयं से निर्मित। देखो, बर्तन अगर पत्थर, पेड़ की पत्तियां, ये क्या होती है, अपने से स्वयं से निर्मित होता है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या बोला, आज के खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार की खरीदी होती है। मतलब जो बाजार से हम खिलौने लाते हैं वह होती है। खिलौने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वतंत्रता नहीं होती। धूल मिट्टी बच्चों का परिचय ही नहीं होता। मतलब जब देखो, आज के बच्चों को स्वतंत्रता भी नहीं मिलता कि खेल खेलने के लिए, उसके लिए भी क्या करता, टाइम रख देता, समय निर्धारित कर देता कि इतना बजे तुमको खेलना जाना है। ठीक, और धूल मिट्टी का परिचय ही अब नहीं मिलता है। ठीक, अब देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक, चलो पढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में है, पाठ में आए ऐसे प्रसंग को वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। मतलब क्या बोला, पाठ में जो कविता है उसमें आए हुए प्रसंग को वर्णन कीजिए और आपके दिल को छू गए हो, मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। तो हम लेकर आए अपना पसंदीदा, आप चुन लीजिएगा, मेरा जो पसंद है हम वही लेकर आए। बच्चों द्वारा बारात का स्वंग रचते हुए समाधि की बकरे पर सवार होना। देखो, जब बच्चे बारात जाते थे कविता में, तो उसमें क्या था, समाधि में बकरे के जैसे बकरे में सवार होके दुल्हन को लीवा लाना एवं पिता द्वारा दुल्हन की घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। एक बच्चों के खेल में एक और जहां समाज के प्रति उनका रुझाना झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नटकीयता, स्वयं वे उनका बचपना। क्या बोला, देखो, बारात, जब बच्चा सब बारात के बारे में वहाँ चल रहा होता, चर्चा खेल कर रहा था, तो बकरे पर सवार होकर उसे दुल्हन के लेव लगाकर उसके घूंघट, पिता के द्वारा घूंघट उठा के सब बच्चे भाग जाना, और उसमें क्या होना, हंसी हंसी खेल नटकित्याँ स्वयं करना। ठीक, और 2 नंबर में है, कहानी के अंत में भोलानाथ को माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबू जी के बुलाने, माँ की गोद न छोड़ना एवं मर्म संपर्श दृश्य उपस्थित करता, उपन्यास माँ की याद दिला देता। मतलब क्या बोला, जब कहानी के अंत होता है तो वहाँ क्या बोलता है, भोलानाथ माँ के आंचल में छिप जाना और सिसकना मतलब रोना, और वहाँ चिंता होना। ठीक, तो उसके घाव में हल्दी लगाना और बाबूजी बुलाने पर बाबूजी के पास न जाकर माँ की गोद में छड़ना, और वहीं जाकर क्या ना, अपनी ममता के पास आंचल में छिप जाना। ठीक, चलो पढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक के समग्र संस्कृति का चित्रण है। आज के ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह की परिवर्तन दिखाई देते हैं। मतलब इस उपन्यास अंश के 30 दशक के ग्रामीण संस्कृतियों में, देखो, जब अभी फिलहाल और अभी से लगभग में 30-40 साल पहले किस तरह से ग्रामीण में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो हम क्या लिखें, उस समय गांव
का जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। देखो उस समय क्या था, केवल कृषि पर ही गांव का निर्धारित था, ठीक। और लोगों के बीच आपसी प्रेम, सहयोग तथा भाईचारा गहरा होता था। देखो उस टाइम क्या होता था, आपने देखा होगा उस टाइम सभी लोग क्या होता था, आपस में मिलजुल के रहते थे, भाईचारा होते थे, प्रेम होता था, ठीक। अभी संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी, मतलब वहाँ संग में रहना, परिवार के साथ रहना, बैठना, खाना, उसमें क्या था, प्रचलित थी। उससे सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे, मतलब हम क्या बोले, सभी एक साथ मिलजुल कर खाना खाते रहते, ठीक। शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं का अभाव होने के बावजूद जीवन में असंतोषपूर्ण शांत था। लोग रीति रिवाजों को पालन करते थे और प्राकृतिक साथ उनका सहारा संबंध होता था। जब उस समय शिक्षा का उतना आधुनिक सुविधा नहीं होने के कारण, स्कूल नहीं होना था, किताब कॉपी पेन तेन नहीं होता था, उसमें भले ही उसका असुविधा हुआ पढ़ाई में, लेकिन रीति रिवाज में पालन करते हुए प्राकृतिक के साथ गहरा संबंध था उस टाइम के साथ, ठीक। और अभी के साथ क्या हो रहा, चलो पढ़ते हैं आगे। आज के समय में क्या होता है, आज के समय में ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब गांव में आधुनिक तकनीकी जैसे ट्रैक्टर, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया। मतलब क्या, आज के समय में परिवर्तन देखते हुए गांव में अधिक तकनीकी बढ़ गया। जैसे कि आप लोग खेती के समय देखते होंगे, ट्रैक्टर से आजकल जुताई होता है, मोबाइल, आजकल तो बच्चा खेलना भी बाहर नहीं जाता, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग बढ़ गया है। शिक्षा का स्तर भी पहले से काफ़ी ऊंचा हो गया है और गांव में स्कूल तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। पक्के मकान, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं जीवन का आधुनिक आरामदायक बना दिया है। मतलब क्या बोला, उस समय से शिक्षा का स्तर क्या है, अभी ऊंचा है, लेकिन गांव, स्कूल, अन्य सुविधाएं उपलब्ध भी हैं, लेकिन आजकल क्या है, पक्के मकान हैं, सड़क है, बिजली है और स्वास्थ्य की सुविधा अधिक है। उस समय ये सब उतना अधिक नहीं था, ठीक। चलो पढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। देखो सही बात है, अगर आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको भी बचपना अपना याद आ जाएगा, ठीक। तो अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, मतलब आप भी इसके बारे में कुछ अपने बारे में लिखिए, ठीक। तो हम लिखें, आप अपने अनुभव से यह प्रश्न करें, ठीक। अपने अनुभव से प्रश्न कीजिए, ताकि हम आपका बचपना तो नहीं बता सकते हैं कैसे कैसे हुआ, लेकिन आप ये अनुभव करके अपने बारे में लिख सकते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा आपको, इसीलिए हम अपने बारे में लिख सकते हैं, इसीलिए हम आपके लिए ये सब नहीं लेकर आए हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं 8 नंबर। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति व्याकुल व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखो यहाँ क्या बोला, अपने माता पिता के बच्चे के प्रति व्याकुल व्यक्त हुआ, मतलब व्याकुल मतलब क्या है ना, तड़पना, ठीक। उसके बारे में कुछ लिखो, ठीक। तो क्या है, भोलानाथ के पिता, देखो भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। देखो जो भोलानाथ का पिता था, उसका दिन ही भोलानाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ करवाना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना एवं उसकी बाल शुभ कीड़ के प्रसन्न होना आदि उनको स्नेह एवं प्रेम की व्यक्त करता था। मतलब क्या करता है, देखो जब भोलानाथ बच्चा था, उसमें उसका पिताजी उसे सुबह नहलाकर पूजा पाठ करके फिर उसके साथ क्या करते, घूमने जाना, उसके साथ खेलना और उसके साथ प्रसन्न होना, मतलब खुश रहना और स्नेह प्रेम व्यक्त करता था। भोलानाथ की माता व्याकुल ममत्व के भरपूर माता है। देखो जब क्या बोला, भोलानाथ के जो माता थे वह क्या थे, बहुत कोमल दिल के थे, ठीक।
भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से संग रचना एवं स्नेह ममता की ओर संकेत करता है। जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित और दूसरी ओर उसके लुल्हन में भय से कांपता देखकर माँ की स्वयं रोने की चिलचिलाहट लगती है। जब बच्चा भोलानाथ, जब लेखक अपने से स्नेह वह रोता तो इसकी माँ भी क्या करती, चिलचिलाने लगती थी, रोने लगती थी। ठीक, इसकी माँ इतना कोमल दिल की थी। ठीक न, अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता था। देखो हम क्या बोले, उसका माँ का क्या हो जाता, मन दुखी हो जाता था। ठीक, हृदय क्या हो जाता, दुखी हो जाता। माँ की ममतुल्य मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती थी और ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती थी। देखो हम क्या बोले पहले ही, जब उस भोलानाथ है बचपन में इधर उधर से डर के मारे रोता था तो उसकी माँ भी क्या होती थी, रोने लगती थी, डर के मारे कपकपाने लगती थी। ठीक, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक, चलो पढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न में है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कई अन्य शीर्षक सुझाइए। मतलब जो माता का आंचल है, आप यह पाठ पढ़े तो आपको नहीं लगा ये माता का आंचल की जगह कोई दूसरा और नाम रहता तो आप कौन सा नाम रखते हो, इसके बारे में हम लेकर आए। इस कहानी में माँ की आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है। देखो सही बात, अब पाठ पढ़ने से हमको पता चलता है बाद में कि यह माँ की आंचल की सार्थकता समझाने के प्रयास करता है। भोलानाथ को माता एवं पिता दोनों के से बहुत प्रेम मिला। मतलब देखो भोलानाथ लेखक, उसको माता से भी प्रेम मिला और पिता से प्रेम मिला। ठीक, उसका दिन पिता की छत्र छाया से शुरू होती है कि वह अपने पुत्र पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे का आत्मीय सुख एवं प्रेम का अनुभव करवाता है। मतलब देखो जो भोलानाथ थे उसका शुरुआत ही उसका पिता से होता था। ठीक, नहलाना, पूजा पाठ करवाना, उसके बाद उसको घुमाने ले जाना, ठीक, उसका अनुभव कराते थे। लेकिन माँ क्या करती थी, सुख में उसे प्रेम की अनुभव कराता था, भोजन खिलाती थी, खाना खिलाती, उसके पास लाड़ दुलार करवाने सब कौन करता था, माँ करती थी। लेकिन पिता भी उससे कम नहीं था। इसके लिए वे एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था। देखो इसके बाद क्या, इसका शीर्षक एक हो सकता, मतलब यह पाठ का नाम एक और हो सकता था। तो क्या होगा, माँ की ममता, इसका क्या हो जाता था, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ की स्नेह की प्रधान है। जब देखो जब बच्चा लेखक डर गया सांप देखकर तो उसको आके माँ की आंचल में छिप गया, तो उस समय हमको माँ की याद दिलाती है, तो माँ की ममता भी हो सकता है। ठीक, तो 10 नंबर में है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। क्या बोला, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। उत्तर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्त कई तरह से करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्त कई तरह से करते हैं। तो 1 नंबर है, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपने प्यार व्यक्त करते हैं। देखो जब माता पिता के साथ अपने प्यार से बातें करके व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या है, माता पिता की कहानी सुनने और घूमने की ले जाने की, अपने साथ खेलने की कहकार। देखो माता पिता के सुनने और कहानी कहीं घूमने ले जाने की कहकार। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, देखो अपने माता पिता के साथ नई खेल खेलकर उसके क्या मन को प्रेम के में व्यक्त करते थे। ठीक, माता पिता गोद में बैठकर, पीठ पर सवार होकर, ठीक, वे अपने माता पिता से रो धोकर, जिद करके कुछ मांगते और मिल जाने पर उनका विभिन्न तरह से प्यार करते। देखो हम भी क्या करते हैं, अपने माता, अगर कुछ हमें नहीं मिलता तो रोने लगते हैं, और अपने माता पिता से अगर वह चीज़ मिल जाता तो हम भी खुशी के मारे क्या होते हैं, झूम उठते हैं। ठीक, तो 11वां प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों
की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। मतलब क्या जो लेखक के बारे में दुनिया रची गई है और आपके बचपन की दुनिया में किस तरह भिन्न है। तो प्रस्तुति कहानी 30 के दशक की है। देखो ये 30 साल पहले रचा गया है ये कविता पाठ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह 30 दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने की अधिक समय हुआ करते थे। उस समय क्या होते थे, बच्चों के साथ अधिक खेलने कूदने और समय बर्बाद करने की अधिक टाइम हुआ करते थे। ठीक, उन पर पढ़ाई करने की दबाव अब जितना नहीं था। देखो अभी के समय में क्या है, बोले पहले प्रश्न में पढ़े कि अब खेलने के लिए भी समय निर्धारित हो गया कि इतने बजे तुम खेलेगा, इससे पहले घर भी आ जाना है, इससे पहले पढ़ाई भी करना है। ठीक, तो उस समय इतना निर्धारित नहीं था, जब चाहे तब खेलते रहो। लेकिन अलग बात है कि उस समय उसके पास खेलने की अधिक साधन नहीं थे। देखो अभी के जितना उस समय उतना साधन उनके पास नहीं थे। ठीक, आज 3 वर्ष की उम्र में ही बच्चों की नर्सरी में भर्ती कर दिया जाता है। मतलब देखो आज के 3 साल के बच्चा को क्या करता है, स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है, मतलब नर्सरी क्लास में उसको भर्ती कर दिया जाता है। आज के बच्चों वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खिलौने में लगे रहते हैं। सही बात है, आज के बच्चे सब क्या करते हैं, गेम, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में लगे रहते हैं, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। ठीक ठीक बोला। देखो आज के समय में क्या होता है, क्रिकेट देखो या क्रिकेट खेलो, फुटबॉल, हॉकी, आपको जो पसंद है सो करो, लेकिन क्या टाइम पर ही करना है। फिर समय बिता देते थे, मतलब टाइम के साथ वह समय भी बीत जाता है, लेकिन फिर नर्सरी स्कूल में जाके भर्ती भी करना है आपको। ठीक ना, आपको पढ़ाई भी करना है। चलो चलते हैं, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।